तो जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम समझेंगे कि कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री क्या होते हैं, मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। आज का जो मंत्रिमंडल है संविधान में, यह पहले मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अब यहाँ समझते हैं कि किस किस कैटेगरी के मंत्री होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, केंद्र में या राज्य में कितने मंत्री बन सकते हैं, अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले समझते हैं 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली यानी मंत्रालय आया था। कब आया? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली या मंत्रालय आया था। यह मंत्री लोकसभा में बैठते। केंद्र तथा राज्य के निचले सदन का 15% ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं। कितने? 15% सदस्य बन सकते हैं। और यह 15% का जो रूल आया था, यह 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया कि अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 15%। किसके? चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में। निचले सदन के, केंद्र में निचला सदन लोकसभा और राज्य में निचला सदन विधानसभा, यानी लोकसभा और विधानसभा के जब केंद्र का चुनाव होगा तो लोकसभा के निचले सदन का, वो लोकसभा के सदस्यों का कितना परसेंट बन सकते हैं? 15% ही सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री, विद प्रधानमंत्री सहित। इसी तरह राज्य में जब राज्य की सरकार का चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा यानी निचले सदन का, राज्य के निचले सदन का यानी विधानसभा के सदस्यों का कुल कितना? 15% विद मुख्यमंत्री सहित ही सदस्य बन सकते। कितने? 15% का रूल लागू होता है। और यह रूल 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा लाया गया। अब समझते आगे कि मंत्रिपरिषद होती क्या है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, किस किस कैटेगरी के मंत्री होते हैं। तो यह हम समझने की कोशिश करेंगे केंद्र की, कि केंद्र में किस किस तरीके से मंत्री होते हैं, इसी तरह राज्य में भी होते हैं। किस किस कैटेगरी के मंत्री होते हैं, तो पहले यहाँ समझते हैं अतिरिक्त प्रभार। कई बार लिखा देखा होगा अतिरिक्त प्रभार मंत्री। तो ये क्या होता है कि एक कैबिनेट मंत्री पर दूसरा और मंत्रालय का भार सौंप दिया जाता है। जैसे पहले से कोई किसी मंत्रालय का मंत्री हो, जैसे मान के चलो शिक्षा विभाग किसी मंत्री के पास है, तो ऑलरेडी उस पर एक तो है पहले से। इसके बाद वह क्या कि उसको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और दे दी, उसको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, तो उसे बोलते अतिरिक्त प्रभार कैबिनेट मंत्री। ठीक है। अब मंत्रियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। यही समझने की कोशिश करेंगे कि पीएमओ क्या होता है। ऐसा मंत्रालय जिसे किसी मंत्री को नहीं दिया जाना है, वह पीएमओ अपने पास रखता है। यानी जिस मंत्रालय को किसी को नहीं दिया जाएगा, वह मंत्रालय कौन रखेगा? पीएमओ के पास रहता है। अब समझते हैं मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो सबसे पहले नियम मैंने बता दिया कि मान के चलो लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसके कितने
15% सदस्य, 15% सदस्य क्या बनेंगे? मंत्री। सपोज दैट अगर 100 सीट हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है, अगर 100 सीट हैं, किसी पार्टी के कितने कैंडिडेट हैं? 100 जीत कर पहुँचे हैं कहाँ? लोकसभा में। तो इसमें से 15% ही व्यक्ति क्या बन सकते हैं? मंत्री। 15% ही व्यक्ति क्या बन सकते हैं? मंत्री। इन 15% में यानी कितना हुआ? 100 का 15 ही व्यक्ति हुए, तो 15 सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्री। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। ये जो संख्या होगी 15 की, इसमें कौन होगा? प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। अब सबसे पहले क्या होता है? पीएम। उन मंत्रिपरिषद में जो 15% मंत्री बनेंगे, यानी 100 जो सदस्य संख्या थी उसमें से कितने बनेंगे? 15 तो बनेंगी। 15 के बाद इन 15 में भी कौन कौन से मंत्री होंगे? अब इसमें चाहे आपके कैबिनेट मंत्री हो, या राज्य मंत्री हो, या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, या उपमंत्री हो, या प्रधानमंत्री, इन सभी को मिलाकर के ही 15% होना चाहिए टोटल। अब 15% जो मंत्री बने उसमें होता क्या है कि सबसे पहले होते हैं पीएम, उसी मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, इसे कार्यपालिका बोलते हैं। और शेष सदस्य जो बचे वो कौन हुए? विधायिका। उसके बाद आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, किसी एक मंत्रालय का बड़ा मंत्री, यानी किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होगा। इसके बाद दूसरे नंबर के आते हैं आपके कौन? राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री बना लेते हैं, यानी कि जब काम ज़्यादा होता है तो उसके लिए इन्हें एक मंत्री रखना पड़ेगा, अकेला तो ये देख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं कि अब कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए क्या करता है? एक राज्य मंत्री की नियुक्ति कर लेते हैं। ये भी उसी 15% में आने चाहिए, ध्यान रखना। किसकी सहायता के लिए? कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करता है? राज्य मंत्री। नियुक्ति नहीं होती मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ही या राज्य में मुख्यमंत्री के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री तो अभी पढ़ लिया कि कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार राज्य मंत्री भी ना हो, तो एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री न होने पर राज्य मंत्री ही सारे फैसले स्वतंत्र तरीके से ले सकता है, जिससे उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहेंगे। होता क्या है कि कई बार अगर कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होगा वो क्या करेगा? कैबिनेट की ही मंत्री की हैसियत से और सारे डिसीजन ले सकता है। इसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर के जो मंत्री होते हैं उन्हें बोलते हैं उपमंत्री। राज्य मंत्री अपनी सहायता के लिए एक उपमंत्री बना लेते हैं कि जब काम ज़्यादा होता तो राज्य मंत्री भी क्या करता है? अपनी सहायता के लिए बना लेता है। फिर से एक बार यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। मंत्रिपरिषद कितने सदस्यों की होगी? बहुमत के सदन में, जो निचले सदन में जो बहुमत होगा उसके कितने? 15%। और यह 15% किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 91वां संविधान संशोधन, 91वां CA 2003 के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का। तो कितने होने चाहिए टोटल? 15%। अब इन 15% में मंत्रिपरिषद कितने से बनती है? 15%, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में। इसमें
राज्य केंद्र में हो तो प्रधानमंत्री सहित 15% मंत्री होंगे, और अगर राज्य में हो तो मुख्यमंत्री सहित 15% मंत्री होंगे। अब समझते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मंत्री। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति कर लेता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री अपनी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करता है? उप मंत्री की। लेकिन अलग एक विभाग होता है, अलग एक मिनिस्टर होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये क्या करते हैं कि कई बार कैबिनेट मंत्री अगर नहीं उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं, तो उनके कामों पर वो कैबिनेट मंत्री की ही हैसियत से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला कैबिनेट मंत्री की हैसियत से वो सारे डिसीजन ले सकता है। इसके बाद आगे समझते हैं। मंत्रिमंडल, ये तो मैंने अभी पढ़ा था मंत्री परिषद। अब पढ़ते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द जो आर्टिकल 352 में है, मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। मैंने क्या कहा था अभी, इससे जब क्लास स्टार्ट हुई थी इससे पहले मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल हमारे मूल संविधान में था ही नहीं। क्या था? मंत्रिपरिषद थी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में डाला गया। मंत्रिपरिषद की जगह क्या कहने लगे? मंत्रिमंडल। ध्यान रखना इस बात का नोट। मंत्रिमंडल में ए ग्रेड के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग होते हैं। इसमें जैसे कोई नियम लेके आना हो, कोई बिल पास कराना हो, किसी बिल लाने से पहले कि ये नई पॉलिसी लेके आनी, इस पे अब राज्य कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कैबिनेट मंत्री से सलाह लेंगे, राज्य मंत्री से सलाह लेंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार को बुलाएंगे क्या? उपमंत्री को बुलाएंगे क्या? किसी की सहमति हो भी सकती है, किसी की नहीं भी होती है, तो इससे वो बचेंगे। तो सिर्फ मंत्रिमंडल में, यानी कि जो कार्यपालिका होती है उसमें 3 ही लोग होते हैं। कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें ए ग्रेड के मंत्रियों को ही शामिल किया गया है। कौन कौन से? प्रधानमंत्री, पहले तो प्रधानमंत्री, और दूसरे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ना तो यहाँ उपमंत्री हो ना राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब कैबिनेट मंत्री नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो पूरा कार्य संभाल लेता है, डिसीजन ले सकता है। तो प्रधानमंत्री यानी 2 ही लोग काम करते हैं, ए ग्रेड के मंत्री और प्रधानमंत्री। ऐसे ही राज्य में कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री। अब जिसने अपना कैबिनेट, जिस कैबिनेट मंत्री ने अपना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा होगा जिसको, वो होगा। अगर आप कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होंगे तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। आशा करता हूँ यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि बहुत ही मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते भी चलें। वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी, भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषकर यूपीएसआई एग्ज़ाम, कांस्टेबल, जिनमें संविधान आता है। भारत की कोई भी परीक्षा हो जिसमें संविधान आता हो, आपको मैं आगे और भी क्लास लेके आऊँगा जिसमें एम लक्ष्मीकांत का निचोड़ भी होगा। आप यूपीएससी में भी बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संविधान से रिलेटेड बहुत ही हाई लेवल कंटेंट लेके आ रहा हूँ और ये भी बहुत अच्छा है।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा हमारे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, कर जय श्री कृष्णा।